नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं सेट 7 लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपको हमने यहाँ पर CDP का जैक मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 तक करवा दिया है, ठीक है। जो भी नहीं देखो देख लीजिएगा, क्योंकि केवल इसमें झारखंड टेट के लिए चुनिंदा प्रश्न है और हैंड रिटेन नोट्स हैं, जो कि आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंध रखते हैं। इसलिए इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको अवश्य देख लीजिएगा। बाकी जो है आपको जेटेट का न्यू सिलेबस जितना आया हुआ है उसका यहाँ पर टॉपिक बना हुआ है। आपको कम प्रश्न है लेकिन यहाँ से अधिक प्रश्न रहेंगे, तो आप यहाँ से 150 रुपये में ओनली फॉर CDP का लेकर के सिंगल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक जो थे वो किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के, स्वीडन के, जर्मनी के, अमेरिका के, ठीक है। थॉर्नडाइक जो यहाँ पर किसका है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? कुत्ता का, बिल्ली का, घोड़ा का या चूहा का, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जो बुद्धि का सिद्धांत दिए उसने बिल्ली का प्रयोग किया था, ठीक है। किसका प्रयोग किया था? बिल्ली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बुद्धि का, ठीक है, यहाँ पर शिक्षा का जो 4 स्तर का पहचान किया गया है वो आपके संज्ञानात्मक विकास का कौन है, तो पियाजे है। कौन है? पियाजे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताया है? 4 अवस्थाएं बताए हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं में पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था सबको हम लोगों ने देखा है। और देखिए जो आप जेटेट का न्यू PDF यहाँ जो बना हुआ है रिटेन नोट, उसका PDF लीजिएगा तो पियाजे का जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है एक PDF में समाहित कर दिया गया है, और वहाँ से लगभग आपके एग्जाम में देखिए 2 प्रश्न निकल के आएंगे। तो आप सभी लोग वहाँ से PDF जो भी बना हुआ है उसको ले करके ज़रूर एग्ज़ाम के पहले तक पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत कम और चुनिंदा आपके लिए बनाया हमने ना। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। चलिए, इसका एक एक लाइन से देखिए हम यहाँ पर आपको बना दिए है, उस नोट्स को पहले देख लीजिएगा कि क्या कौन कौन अवस्था होता है, ठीक है। तो पहला देखिए आपको संवेदीगामक अवस्था है, वो कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष का होता है, ठीक है। संवेदीगामिक अवस्था को कहते हैं हम लोग, या इसके पेशी अवस्था कहते हैं, तो ये 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। अगला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होता है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका होता है 7 से 11 वर्ष। और अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी आपको अवस्था, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। पहली संवेदीगामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। इसको आप लोग देखिए याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। तो जो देखिए ऐसे ऐसे लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को उसको एक बार अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो प्रश्न क्या था कि 7 से 11 वर्ष, ठीक है, प्रश्न क्या था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, ये पूछा गया था। तो 0 से 2 है आपका, इसमें 0 से 2 में आपका स्वेदिगामक अवस्था था। फिर 2 से 7 में कितना था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था। और 7 से 11 में क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है जन्म से 24 माह या 0 से 2 वर्ष। ये क्या है आपका, तो संवेदी गामक अवस्था है या पेशी अवस्था है, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें पेशियों का विकास होता है। और यहाँ पर 2 से 7 वर्ष कौन सा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और 7 से 11 कौन सा है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को क्या कहते हैं, तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कौन है, तो 11 वर्ष के ऊपर हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बालकों के विकास की किस अवस्था में उससे शर्म और लज्जा की भावना जन्म लेती है बालक का जो विकास होता है उसका किस अवस्था में बच्चा में शर्म या लज्जा की भावना जन्म लेने लगता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आपका 4 अवस्था को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। पहला को कहते हैं हम लोग शैशवावस्था, फिर कहते हैं बाल्यावस्था, फिर कहते हैं किशोरावस्था, और अगला क्या कहते हैं पौढ़ावस्था। यही चीज़ हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, बालकों के विकास से किस अवस्था में से शर्म और लज्जा की भावना आने लगती है। शैशवावस्था में तो बच्चा अमूर्त होता है, वो कुछ नहीं जानता है, इसलिए इससे शर्म या लज्जा की भावना नहीं होती है, वह दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है। पौढ़ावस्था में तो ही रहता है, किशोरावस्था में रहता है। लेकिन यह पूछा कि शर्म और लज्जा की भावना जन्म कब लेने लगती है, कब से बच्चा में ये भावना होने लगता है कि अब हमें लाज शर्म लग रहा है किसी से, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था का प्रारंभिक चरण जो होता है उसी समय बच्चा में यह जन्म लेने लगता है। या नहीं तो आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चा में लज्जा और शर्म की भावना उत्पन्न होने लगती है, शुरुआत यहीं से होती है। तो यही चीज़ पूछा है कि लज्जा या भावना की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में लज्जा या शर्म की भावना बच्चा में उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए नोट्स हमने कर दिया है कि लज्जा और शर्म की भावना बच्चों में जो है बाल्यावस्था में जन्म लेने लगता है, और यह बाल्यावस्था के प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न होने लगता है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों में शर्म उत्पन्न होने लगता है, इसलिए इसको पूर्व बाल्यावस्था भी हम लोग कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी इसको कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था ही इसका मुख्य होगा, पूर्व नहीं होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में बच्चा में लज्जा या शर्म की भावना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। बच्चों की ऐसी क्षमता जिससे वह कुछ ऐसी नए चीज़ों की रचना करता है वह क्या कहलाता है। देखिए बहुत से बच्चों में ऐसी क्षमता है जिससे वह कुछ नई नई चीज़ों की रचना कर सकता है, वह क्या कहलाता है, व्यवहारिकता, अभ्यास का परिणाम, सृजनात्मकता, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी जेटेट का न्यू सिलेबस बनाया गया है उस न्यू सिलेबस में आपका एक पार्ट है सृजनात्मकता, आपको पढ़ना है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो ये जो क्रिएटिविटी बच्चे जो होते हैं या सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो कुछ जो है नए नए चीज़ों की रचना कर बैठते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा कुछ नया नया चीज़ की रचना कर रहा है तो वह सृजनात्मक बच्चा है, वह सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी यहाँ भी होगा, सृजनात्मकता होगा, क्योंकि जिसमें वह कुछ नई चीज़ों की रचना कर रहा है। तो नया चीज़ रचना करेगा मतलब वो सृजन करेगा, नया चीज़ का सृजन कर देगा, सृजन करेगा, इसलिए सृजनात्मकता में चला जाएगा। अगला है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। बाकी विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, तीनों सही है। राइट आंसर इसका सी होगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए आप। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सब पढ़ ली है, तो इसमें शैशवावस्था की कौन विशेषता नहीं है, ठीक है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक है।
तो शैशवावस्था का विशेषता कौन नहीं है? तो शैशवावस्था जो होता है वो क्या है, उसमें शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। शैशवावस्था बच्चा क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता का होना, देखिए शैशवावस्था में बच्चों में किसी तरह की कोई भी नैतिकता नहीं होती है, ठीक है, कोई कैरेक्टर का उसके पास बोध अबोध नहीं होता है, तो ये विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ होता है कि नैतिकता का नहीं होना, तो ये भी आंसर सही होता, लेकिन नैतिकता का होना, तो शैशवावस्था में बच्चा में कुछ नैतिकता का गुण नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। मानसिक विकास में तीव्रता, ये तो शैशवावस्था में चलते रहता है, ठीक है। इनमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। निरंतरता, ये मानव विकास का सिद्धांत है, विकास निरंतर होता रहता है। अनुक्रमणिकता, मतलब एक क्रम से आगे बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। ये प्रतिवर्ती क्रिया जो कर रहा है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों जो है ये मानव विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, आपको बताना है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डी का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास, ठीक है। तो देखिए मानव जीवन के मनोभौतिक विकास का मतलब है मन, और भौतिक मतलब शरीर, यानी मन और शरीर दोनों का विकास जो होता है मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? देखिए बहुत बार आपको हमने यहाँ पे जो क्लासेज करवाई उसमें सारी चीज़ें बताई है। जब भी बच्चा गर्भ में होता है तो उससे सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर का, हाथ का, सिर का, धड़ का, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सिर का। बहुत बार आपको बताया गया है सिर का निर्माण होता है, यानी जो जो विकास चलता है वो सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। तो पहले सिर का विकास होता है, तो सर्वप्रथम किसका? सिर का होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 5 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 0 माह में, ठीक है। देखिए इसका कहीं कहीं ऑथेंटिक आंसर जो है थोड़ा बहुत गलत देखना को मिलता है। किसी में 3 माह भी रहता है, किसी में 5 माह भी, किसी में 4 माह भी, ठीक है। लेकिन बालक अपनी माँ को पहचानना कम प्रारंभ कर देता है, तो वो यहाँ पर माना जाएगा कि 3 माह से भी शुरू हो जाता है, वो उसको संवेदना के माध्यम से पहचानने लगता है। इसलिए अगर बच्चा को कोई दूसरा भी लेता है तो वहाँ नहीं जाता है, ठीक है। वो चेहरा से नहीं पहचानता, लेकिन संवेदना उसका ऐसा होता है जिससे वह जान पाता है कि वो उसकी माँ है। वह जब गोदी ले लेती है तो क्या होता है, आपको चुप हो जाता है बच्चा, तो संवेदना से चिन्हने लगता है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापक विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षण संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन आपके पास केवल बाल मनोविज्ञान होता तो राइट आंसर था, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो डी दिया गया है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर डी ही होगा कि एक शिक्षक को जो अध्यापन विषय है उसका और बाल मनोविज्ञान, ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए बीच में, ये आपको बताना है। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी, ठीक है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का भी लगा होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए। नहीं, राइट आंसर डी होगा, ये सभी होगा, ठीक है। राइट आंसर डी होगा, ये सभी होगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चे में नैतिकता स्थापित हो सके इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में बैठाना, ठीक है। तो बच्चों में नैतिकता के स्तर के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है, देखिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। बच्चा जो होता है उस शिक्षक का आदर्श रूप, आइडल जो फॉर्म होता है, उसको देख करके नैतिकता की स्थापना कर पाता है। अगर जहाँ भी बच्चा पढ़ता है वहाँ पर शिक्षक बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में आते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरह से बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चा भी उसी तरह का रूप उतारना चाहता है कि आगे चल के हम इसी तरह का बने, ठीक है। तो अगर शिक्षक नैतिक होगा
तो बच्चा भी आपका नैतिकता की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकते हैं, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है कि आप जो है कोई बच्चा प्रश्न पूछा तुरंत नहीं दे पाए, तो इसके पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटाना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर समझा देना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है कि अगर शिक्षक को नहीं आता है तो उस प्रश्न को सही उत्तर देने के लिए उसको समझ कर देना चाहिए। ठीक है, पहले समझ लें उसके बाद ही देंगे। क्लियर। चलिए, एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है। आप जब भी जाते हैं विद्यालय में तो कोई बच्चा है और आपसे प्रश्न पूछ देता है, इसका मतलब उचित रूप से ये क्या है, उसमें वह बच्चा किस प्रकार का है। उचित रूप में शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह बच्चा जो है आपको बहुत अधिक जिज्ञासु है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो राइट आंसर होगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यह किसने कहा है? कोहलगोर ने, एरिस्टन ने, स्किनर ने, पियाजे ने। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, इससे पहले भी आया था, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, पहला था संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका था 2 से 7 वर्ष। फिर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11, और अमूर्त हो गया 11 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया है? जीन पियाजे साहब के द्वारा किया गया है। उसका सभी कुछ क्लियर हमने कर दिया है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं समाप्त होता तो हम क्या कहते हैं? निरंतर चलते रहना। निरंतर चलते रहना मतलब कि कभी नहीं समाप्त होना, तो यह निरंतरता का सिद्धांत में जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में दक्षता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक को सबसे बड़ा हथियार जो है वो धैर्य और दृढ़ता है, उससे काम लेनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का ये विशेषता है। ठीक है, विकास प्रारंभ होता है, विकास कब किस अवस्था से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है, तो बच्चों का विकास जो होता है वो गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ए होगा, गर्भावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकड्यूल, टर्मन, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों की सीखने प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर बच्चा सीखने जा रहा है और सीखने की प्रक्रिया में आपसे कुछ पूछता है तो इसमें माता पिता की भूमिका किस तरह का होना चाहिए? नकारात्मक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए, या तटस्थ रहना चाहिए? ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अग्रोन्मुखी होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आप डेली प्रत्येक दिन यहाँ पर शाम को 7 बजे जुड़ करके 1 से 5 शिक्षक जो हैं अपनी क्लासेज के लिए ज़रूर जुड़ जाइएगा। और ये तो तीनों के लिए है, CDP जब भी रहेगा तो तीनों के लिए रहेगा, तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें JCERT का पूरा हैंड रिटन नोट्स ये सब है, और प्रश्न बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप यहाँ से PDF ले करके पढ़ लीजिएगा। अगर केवल हिस्ट्री का चाहिए तो आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, इसलिए आप क्लास करना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो यह हिस्ट्री का 150 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर CDP है इसका भी 150 मिल जाएगा। तो आप सब तरह का आपको यहाँ पर PDF बना हुआ है, आप जरूर लेकर के पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपको यह नहीं कहना पड़े कि धोखा हो गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।